Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज जामरोली। विद्यार्थियों, बीए पार्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन और पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में लेजिस्लेचर, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, उसके बारे में समझा कि व्यवस्थापिका से क्या अभिप्राय है, उनके फंक्शंस के बारे में समझा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, किस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका क्या होती है? जिस राज्य की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे हम एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक देशों में एक सदनात्मक प्रणाली अपनाई गई। आज यूरोप के कुछ देशों जैसे यूनान, बल्गारिया आदि में एक सदनीय विधानमंडलीय है। एक सदनीय विधायकों के समर्थकों का मुख्य तर्क है कि कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कार्य एक सदन द्वारा ही किया जा सकता है, एक से अधिक के द्वारा नहीं, क्योंकि इच्छा एक होती है, अनेक नहीं। सेकेंडली हम बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की। जिस राज्य की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं उसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। संसार के अधिकांश राज्यों में जैसे इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक ही है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लैंड में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा आदि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं हैं। द्विसदनात्मक प्रणाली ऐतिहासिक विकास तथा संयोग का परिणाम है। यह व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक विकास का परिणाम है। इंग्लैंड की संसद, जो सबसे प्राचीन संसद है, संयोग से द्विसदनात्मक हो गई है। वर्तमान में बड़े लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। एक सदन को उच्च या अपर या सेकंड द्वितीय सदन और दूसरे सदन को निम्न या लोअर और फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के संगठन के अंतर्गत हमने एक सदनात्मक एवं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को समझा। तत्पश्चात हम देखेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है उसके पक्ष और विपक्ष में लोगों के क्या व्यूज है, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पक्ष के तर्क की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए कि हमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता क्यों है। इसके अंतर्गत उच्च सदन निम्न सदन द्वारा बिना किसी अच्छी तरह सोच विचार किए जल्दी से पारित बिलों पर अंकुश लगाता है। उच्च सदन के होने से दोबारा बिल पर विचार करना होता है और इस कार्य में देर लग जाती है। इस बीच उग्र लोगों का जोश ठंडा हो जाता है और जनता में गंभीरतापूर्ण कानून के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार द्वितीय सदन के होने से इतना समय मिल जाता है कि लोग विचारों का आदान प्रदान कर सके और विवेकपूर्ण लोकमत बना सके। सेकेंडली हम बात करते हैं एक सदन की निरंकुशता पर रोक। द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है और द्वितीय सदन के न होने पर यह संभव हो सकता है कि प्रथम सदन अत्याचारी बन जाए और ऐसे कानून बना डाले जो देश के लिए हानिकारक हो। इस संबंध में गवर्नर ने कहा है कि द्वितीय सदन की उपस्थिति स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी प्रदान करती है। थर्डली हम इसके पक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं विशिष्ट वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन से यह लाभ है कि उनके द्वारा व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यक वर्गों, जातियों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और लोकतंत्र में इस बात का भय रहता है कि सामान्य निर्वाचनों में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक वर्गों और जातियों के लोगों को वोट ना दें और इस तरह उन्हें प्रतिनिधित्व ही न मिल सके।
अतः द्वितीय सदन में निर्वाचन की किसी विशिष्ट प्रणाली द्वारा अपना नाम निर्देशन के जरिए ऐसे वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फोर्थली हम इसके अंतर्गत बात करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। संघीय राज्यों में द्वितीय सदन अत्यंत आवश्यक है और इसमें संघ की इकाइयों को समान अथवा किसी अन्य आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और उनका अस्तित्व खतरे में ना पड़े। इस तरह से हमने देखा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष के अंतर्गत इन तर्कों को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में लोगों की क्या ओपिनियन है। द्विसदनात्मक के विरोध में कई प्रबल तर्क दिए जाते हैं, उनमें से हम कुछ तर्कों की बात करेंगे। जैसे फर्स्टली है, उनका कहना है कि दूसरा सदन अनावश्यक है। चूँकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा अविभाज्य होती है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति एक ही सदन में होती है। फ्रांसीसी विचारक एल्बिसीज ने लिखा है कि विधि जनता की इच्छा है। जनता की एक ही विषय पर एक ही समय में दो विभिन्न इच्छाएं नहीं हो सकती। अतः जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली विधि निर्मात्री संस्था भी आवश्यक रूप से एक ही होनी चाहिए। जहाँ दो सदन होंगे वहाँ विरोध तथा विभाजन अवश्य होगा और निष्क्रियता के कारण निष्प्राण भी हो सकती है। सेकेंडली उन्होंने लिखा है कि गतिरोध की संभावना। उनका मानना है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बराबर रहती है। इसका प्रमुख कारण दोनों सदनों के स्वरूप और संगठन की विभिन्नता है। यदि द्वितीय सदन रूढ़िवादी और प्रक्रियावादी लोगों का अड्डा भी बन सकता है तो प्रथम सदन के प्रगतिशील विधेयकों का अनावश्यक रूप से विरोध भी करता है। थर्डली उन्होंने बात की अधिक खर्चीला। दो सदन के रहने से खर्च बढ़ जाते हैं। चूँकि दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन भत्ते आदि देने में राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है, इसलिए प्रोफेसर लास्की ने इस संबंध में लिखा है कि आधुनिक राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति एक सदनीय व्यवस्थापिका में ही हो सकती है, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्थापिका में पुनरावृत्ति होती है, समय नष्ट होता है और राष्ट्रीय कोष पर अनावश्यक भार पड़ता है। फोर्थ, इनके विपक्ष में तर्क जो दिया गया है वो ये है कि संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं। इनका यह मानना है कि द्वितीय सदन संघ शासन के लिए आवश्यक गारंटी नहीं है। संघ शासन में घटक इकाइयों अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उत्तम साधन वैधानिक संरक्षण तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, न कि द्वितीय सदन। इस तरह से उपयुक्त आधारों पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि द्वितीय सदन अब लोकप्रिय नहीं रहे हैं। उनके विरुद्ध आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। आज का युग द्विसदनात्मक प्रणाली के पक्ष में नहीं है, लेकिन संक्षेप में द्वितीय सदनों की शक्तियाँ घटा दी गई है, परंतु अभी भी ये धारणा समाप्त नहीं हुई है कि प्रथम सदनों की निरंकुशता के विरुद्ध एक कवच एवं संरक्षण के रूप में द्वितीय सदन अपरिहार्य है। तो इस तरह से हमने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष एवं विपक्ष में विचारों को समझा। तत्पश्चात हम एक और एस्पेक्ट को देखेंगे कि आजकल व्यवस्थापिकाओं का पतन या डिक्लाइन क्यों हो रहा है। द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर के अंतर्गत हम देखते हैं कि आजकल ये माना जाता है कि संसद या विधानसभाओं का पतन हो रहा है। इस सम्मेलन में लॉर्ड ब्राइस ने 1825 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की चर्चा भी की, और ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर समझाने का प्रयास भी किया। अर्थात उन्होंने उन रोगों व कारणों को खोजने का प्रयास किया जिनसे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। आजकल अक्सर ये कहा जाता है कि संसदों का युग लद गया है, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवस्थापिकाओं के पतन से क्या तात्पर्य है। इस संबंध में केसी ईयर ने कहा है कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियाँ, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या उनमें वृद्धि तक कर ली हो, ऐसा संभव है। फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्ज सुधार लिया है।
अतः विधानमंडलों की अवनति या पतन के कुछ कारण इन्होंने बताए हैं। इस संबंध में के.सी. वियर ने लिखा है कि निरपेक्ष दृष्टि से तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु कार्यपालिका के सापेक्ष या मुकाबले में उनकी शक्तियां करीब करीब सभी पहलुओं पे कम हुई है। इसके अंतर्गत फर्स्टली हम देखते हैं कि कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिका कुछ ऐसे कार्य भी करने लगी है जिनसे उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, और आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन भी कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। और आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप में तथा अध्यक्षात्मक प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सेकेंडली हम इसके अंतर्गत देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। प्रदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की शक्ति का प्रयोग करना इस बात की पुष्टि है कि विधानमंडल के सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिका ही अनेक कानूनों को प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। थर्डली हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति स्तर पर विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल के अनुमोदन के लिए संपन्न कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं, उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बड़ी बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। फोर्थली इनके पतन में जो एस्पेक्ट है वो है विदेश संबंधों की प्रधानता। ऐसा कहा जाता है कि जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है तो कार्यपालिका शक्तिशाली होती रहती है। विदेशी संबंधों का संचालन ही ऐसा है, इसे व्यवस्थापिकाएं यदा कदाई अपनी भूमिका निभा सकती है। इस तरह से हमने देखा, यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधायिकाओं की शक्तियों और स्थितियों में कमी आई है, लेकिन इस स्थिति का बोझ उनके इस एस्पेक्ट से नहीं किया जा सकता। अतः विश्व के सभी देशों में विभिन्न मात्राओं में प्राधिकार के साथ साथ विधायिकाएं कार्य कर रही हैं। हास या पतन का आरोप एक विवादास्पद विषय है। अतः अंत में हम कह सकते हैं, जबकि विधायिकाओं का हास नियम निर्माण कुछ पहलों से संबंध हो सकता है, लेकिन संप्रेषण माध्यमों के रूप में सभाओं के हास को बहुत कठिनाई से स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार के अंगों में व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है, किस तरह से इनके पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स को देखते हो। अंत में ये कहा जा सकता है कि ये आज के समय के आधार पे एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का होना आवश्यक है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार के नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।